जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। सबसे पहले तो आपको मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम बताया मैंने, मेरा नाम कुलदीप है और मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हूँ। उसके अलावा 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। भोपाल जोन से हुआ था, ठीक है, WCR से। और उसमें मेरे 93% मार्क्स आए थे मेरिट में। तो मुझे भोपाल था, भोपाल में मुझे जबलपुर डिवीजन था वो अलॉट हुआ था। ये तो हो गया मेरे बारे में। अब जो आपकी नई वैकेंसी आई हुई है अभी ALPO टेक्नीशियन की, उसमें आपको पता है कि आपका एक पोर्शन है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो यह तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार पता है आपको कि वैकेंसी कम है, तो मेरिट है वो अच्छी जाने वाली है। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कहीं दूर से अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ करना गलत होगा। आप अपने आसपास, आप जहाँ से भी हो, वहीं से फॉर्म फिल कीजिए। हाँ, आपकी तैयारी बहुत कम है, तब आप कहीं दूर से फॉर्म भरने का सोच सकते हो। लेकिन याद रखना, हम लोग सोचते हैं कि हर कोई दूर अपने यहीं आसपास से फॉर्म भरेगा, बाहर से फॉर्म कोई नहीं भरेगा। इसी चक्कर में हर बार क्या होता है कि बेंगलोर की जो कट ऑफ है वो बढ़ती हुई जा रही है। पहले कम जाती थी, बेंगलोर की कट ऑफ है, क्योंकि सारे बंदे वहीं से ही ज्यादातर फॉर्म फिल करते हैं कि एक जॉब मिल जाए, इस वजह से। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप कहाँ से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, चिंता मत करना इस चीज की। अच्छे से क्या करवाने का मतलब है मेरा, कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा कि जो आपके एग्जाम में चीजें आती हैं। मुझे अपना यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना है कि औरों की तरह, कि मुझे दिखाना पड़े कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। इस वजह से मैं आपका सिलेबस को काफी ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ। मैं सिलेबस को जो आपके दिया है पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा, जो आपके एग्जाम में चीजें आती हैं। क्योंकि करवाने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी बात वो होती है कि आपको थोड़ी सी चीज करवाई जाए, उसमें से आपके ज्यादा मार्क्स एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, थ्योरी करवाऊंगा, जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आपको मैं करवाऊंगा। इसलिए आप सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करना। है ना, मुझे पता है कि क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, तमाम सारी बातें पता है, इसलिए आप उस बात की चिंता मत करना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी आपको बाद में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक है यहाँ पर दी हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप नीचे भी कमेंट कर सकते हो। है ना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं आज से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से, क्योंकि यह काफी आसान है, पर तब भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा आज का रहेगा टॉपिक, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इकाई और मापन। मैं आपको दोनों जो लैंग्वेज है उसमें कराऊंगा, हिंदी में भी कराऊंगा, इंग्लिश में भी कराऊंगा, बाइलिंगुअल में रहूंगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी बातें नहीं आती, मैंने आपको पहले बता दिया। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा कि जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में चीजें आ सकती हैं, आएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, या मैं कहूँ भौतिक राशियां क्या होती हैं। फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, या मैं कहूँ कि भौतिक राशियां क्या होती है। और एक बात और, आप साथ साथ अपने नोट्स हैं वो बनाते रहना, क्योंकि आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये जो आपके नोट्स होंगे खुद के लिखे हुए, यही एग्जाम में आपके काम आएंगे, जिनको आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहे। ऐसा नहीं है कि बिस्तर में जाके पढ़ गए और आराम से वीडियो देख रहे हैं चलते हुए, पढ़ते हुए, मजा आ गया, क्या मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है। ऐसे नहीं देखनी है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है फिर। आराम से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करना अपने, है ना। और नोट्स आपके बहुत कम से कम बनवाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब में आपकी पूरी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो चुकी है। ठीक है, फिर है फिजिकल क्वांटिटी है, या भौतिक राशियां कौन सी होती हैं। भौतिक राशियां वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम मापन कर सकते हैं, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको याद करो तो, नहीं करो तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी होती है डेराइव। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर यह है, फंडामेंटल तो होता है मूल। जैसे मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी होती है। 7 होती हैं, 7 होती हैं, 7 यूनिट होती है। जैसे आपने सुना भी होगा, हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते हुए भी आते हैं। जैसे मास होता है, मास मीन्स द्रव्यमान होता है। लेंथ होता है, लेंथ मीन्स आपकी लंबाई होती है, ठीक है। लंबाई के बाद में होता है टी मतलब टाइम होता है, समय होता है। उसके बाद में आपका आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद में क्या आता है? टेम्परेचर के बाद में आता है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, या मैं कहूँ आपकी विद्युत धारा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या मैं कहूँ ज्योति तीव्रता, या मैं कह सकता हूँ प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता कहूँ या फिर ज्योति तीव्रता कहूँ, एक ही बात है। उसके बाद में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या पदार्थ की मात्रा। ये 7 होते हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अभी एक बार मैं दिखाऊंगा लिख के पूरा अच्छे से, चिंता मत करो, अभी आपको नॉर्मली बता रहा हूं मैं। फिर है गेराइव। अब गेराइव को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न, कि किसी और चीज से वो मिलके बनी होती है। सेम, जो फंडामेंटल या मैं कहूँ जो मूल मात्रकों से मिलके बनी होती है वो होती है गेराइव। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो यही होता है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या आ गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारे पास पता है कि दूरी का मतलब क्या है? दूरी का मतलब लेंथ होती है, लंबाई होती है। समय का मतलब क्या है? टाइम दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास जो चाल है, चाल फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो चाल कैसी हो गई? चाल हो गई डेराइव, या मैं कहूँ व्युत्पन्न। हिंदी में बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, जो किसी और से मिलकर या किसी और से डेराइव हुई है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेराइव यूनिट, या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। हो गया। तो चाल है वो एक तरह से व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि समय और दूरी से मिलके बना है। इसके अलग से कोई पहचान नहीं है चाल की। समय की अलग पहचान है, दूरी की अलग पहचान है। लेकिन चाल वो समय और दूरी से मिलके बना है, इसलिए चाल एक डेराइव यूनिट है। ये आपको समझ आया? इसमें आपके काम की भी ज्यादा कोई काम की बात नहीं थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे काम की बात आपकी ये है कि कुछ पैरामीटर होते हैं, या मैं कहूँ कुछ पद्धतियां होती हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, ठीक है, मेजर करने के। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, या मैं कहूँ मात्रक पद्धतियां। मैं कहूँ मात्रक पद्धतियां। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं यूनिट को या मैं कहूँ मात्रक को, मतलब अगर मैं किसी चीज को मेजर करूंगा तो मेरे पास कुछ पद्धतियां बनी हुई हैं, कुछ उसके सिस्टम्स। ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से कुछ भी मानना मैं शुरू कर दूंगा। उसकी कुछ पद्धतियां हैं, उसका कुछ अपना सिस्टम होता है ना, चीजों को मानने का। तो वो कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से नहीं है, हम उनको अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं अपन एमकेएस। कौन सा बोलेंगे? एमकेएस। इसको लिख लेना एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है। एमकेएस पद्धति या एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब होता है मीटर। एम का मतलब होता है मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम। और एस का मतलब होता है सेकंड, ठीक है। पहली जो सिस्टम है, पहली पद्धति है, उसका नाम दिया गया है एमकेएस। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, ठीक है। मीटर किसका मात्रक होता है? मीटर द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? नहीं होता। मीटर क्या होती है कि मैं आज 100 मीटर चला, मैं आज 500 मीटर चला, मैंने आज 200 मीटर का यहाँ गया, तो वो क्या है? लंबाई है। लंबाई मीन्स क्या है? लेंथ है। लंबाई मीन्स क्या है? लेंथ है, ठीक है। ऐसे किलोग्राम की, मैंने आज दूध लिया, कितना दूध लिया? 2 किलो दूध लिया मैंने आज। मैंने आज 5 किलो तेल लिया। इसका मतलब क्या है? ये हो गया द्रव्यमान, मैं कहूं मास, ठीक है। ये हो गया मास, और ये हो गई इसकी लेंथ। फिर उसके बाद में सेकंड। सेकंड एक तो आपको पता है समय होता है,
या मैं कहूँ टाइम होता है। ठीक है, ये पहली जो सिस्टम है वो हो चुका है MKS। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम कौन सा है? इसको बोलते हैं CGS। CGS, ठीक है, CGS। इसमें वही, ये तो था मीटर, ये हो गया अपना सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी, शॉर्ट में लिखा मैंने सेमी, आप पूरा लिख सकते हो चाहो तो सेंटीमीटर। G4 ग्राम, कि मैंने आज 500 ग्राम दूध लिया, मैंने आज अपना 250 ग्राम दूध लिया। S4 सेकंड, सेकंड मीन्स टाइम हो गया। ठीक है, तो यह क्या था, यह आपकी फिर से लेंथ हुई थी, यह आपका मास हुआ था, यह आपका टाइम हो गया। यहां तक बात आपके समझ आ चुकी है। ठीक है, दो पद्धतियां या मैं कहूं दो सिस्टम हो चुके हैं। अब तीसरा सिस्टम कौन सा है? तीसरा सिस्टम आपका होता है FPS। FPS, FPS में क्या होता है? वही होता है, सबसे पहले क्या आएगी, लंबाई, लंबाई मीन्स यहां आएगी फुट। ठीक है, यहां आएगी फुट। ये आएगा पौंड या पाउंड। ठीक है, और ये क्या आएगा, वही सेम सेकंड। यहां पर कुछ नहीं बदलेगा, यहां पर कुछ नहीं बदलेगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि कुछ पद्धतियां होती हैं कि हमको चीजों को किस तरह मानना है, किस तरह मेजर करना है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि इस पेन का वजन 6, मतलब कि मैं कुछ भी बोल दूं कि 6 किताब है कुछ भी, तो वो मेरा मेजर नहीं है। मेरा मेजर है कि मुझे बोलना पड़ेगा यह कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, या कितने पाउंड का है। ठीक है, कुछ मेजरमेंट बना होता है, कुछ सिस्टम फॉलो होना चाहिए चीजों को मापने का, तोलने का। ठीक है, वरना ऐसे तो क्या होगा कि मैं कुछ और मान रहा हूं, आप कुछ और मानोगे, यह कोई और मानेगा, वो कोई और मानेगा। ठीक है, तो कोई सिस्टम बन ही नहीं पाएगा कि अगर मैं कोई चीज को बेचूंगा या खरीदूंगा तो पता ही नहीं पड़ेगा कि आप किस हिसाब से बेचना चाह रहे हो, मैं किस हिसाब से खरीदना चाह रहा हूँ। जब कोई मेजरमेंट होगा ही नहीं, तो कोई यूनिट होगी ही नहीं। तो और जब मैं मालूम है कि ये मैं बात कर रहा हूँ किलोग्राम की, तो मुझे पता है, आपको भी पता है किलोग्राम क्या होता है, तो एक अपने बीच में तालमेल बैठा हुआ है। इस वजह से अपने पास एक मेजरमेंट का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो MKS पद्धति हो चुकी है, CGS हो चुकी है, और FPS हो चुकी है। MKS को बोलते हैं मैट्रिक पद्धति। MKS को बोलते हैं मैट्रिक पद्धति। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैट्रिक पद्धति। ठीक है, जो अपना CGS है दूसरा, CGS है अपनी फ्रांसीसी पद्धति। यह फ्रांस से लिया गया है, ऐसा मान सकते हो, यह है फ्रांसीसी पद्धति। और जो तीसरी है FPS, यह होती है ब्रिटिश की, यह है आपकी ब्रिटिश पद्धति। समझ आया आपको? अभी आपने तीन तरह की पद्धति देखी है, तीन तरह के सिस्टम देखे हैं कि हम चीजों को किस तरह उनको मेजर करेंगे। तीन तरह के होते हैं, MKS, CGS और FPS। MKS समझ आ रहा है, M फॉर मीटर, मीटर मीन्स लेंथ होती है, K फॉर किलोग्राम, किलोग्राम होता है मास, S फॉर सेकंड, वो हो गया टाइम। इसको बोलते हैं मैट्रिक पद्धति या मैट्रिक सिस्टम हो गया। दूसरा है CGS। CGS है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, यह ली गई है फ्रांस से। ऐसे याद कर सकते हो कि फ्रांस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड को ज्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, तीसरा है FPS, इसमें आता है फुट, पाउंड और सेकंड। इसको इस तरह याद कर सकते हो कि FPS पद्धति को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, कि वहां पर फुट, पाउंड और सेकंड ही चलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, ब्रिटिश में या इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ आपकी तीन तरह के अभी यूनिट सिस्टम आपने देख लिए हैं। एक यूनिट सिस्टम और होता है जो आपने कई बार सुना भी होगा, अब बचपन से, मैं आई थिंक 10th क्लास में आना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो एक तरह का और होता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, कौन सा है? उसको बोलते हैं SI पद्धति। SI पद्धति या फिर SI सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। फुल फॉर्म आपको याद हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमने पहले पढ़ी थी, कुछ पद्धति थी कहाँ की, ब्रिटेन की, कुछ पद्धति थी फ्रांस की।
अब चूंकि फ्रांस में अलग नियम चलेगा, हमारे अलग नियम चलेगा, तो चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए क्या हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। उसको बोलते हैं एसआई पद्धति। कि इस पद्धति को सारी दुनिया भर में यूज किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, चीजों की मार्केटिंग में, चीजों को खरीदने बेचने में, चीजों की बात करने में। तो इसमें कुल 9 मात्रक होते हैं। इसमें कुल 9 यूनिट होती हैं, या मैं कहूं 9 मात्रक होते हैं। ठीक है, 9 मात्रक होते हैं, 9 आपके यूनिट होते हैं। ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 यूनिट्स होती हैं इसमें। ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार हमने तो सिर्फ 7 ही पढ़ी हैं। आपको बताऊंगा मैं 9 किस तरह होती है, और एग्जाम में आएगा कि ऐसा ही पद्धति में कितने मात्रक हैं। आंसर आप करके आओगे 9। 7 मत करके आना, बताऊंगा मैं। अगर वो पूछता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट होती है 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गलत करके आ जाओगे, इसलिए ध्यान रखना है चीज को। ठीक है। तो ऐसा ही पद्धति है। इसके 9 मैंने यूनिट्स बताई है, 9 मात्रक बताए हैं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, या मैं कहूं मूल मात्रक, या मैं कहूं मूल मात्रक। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, हमें उन्हें देखना है। ठीक है। सबसे पहला होता है लंबाई। सबसे पहले होता है लंबाई। लंबाई को कैस मीनिंग क्या होता है, लेंथ, इंग्लिश में। ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं मीटर से। इसका यूनिट क्या होती है, मीटर होता है। आप सभी को पता है कि मैं आज 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर दौड़ा। लंबाई की बात की है हमने। दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान। इंग्लिश में कहूं मास। ठीक है। कैसे लिखोगे, किलोग्राम से। किलोग्राम से। ठीक है। कि मैंने आज 2 किलोग्राम दूध पिया, तो किलोग्राम हो गया है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था तीसरी बात होती है समय की, या मैं कहूं टाइम। इसको दिखाते हो आप सेकंड से, एस। ठीक है, सेकंड। ठीक है। चौथा, जो चौथा मात्रक होता है वो है तापमान। तापमान को दिखाते हो आप टेम्परेचर से, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है। इसको दिखाते हो आप केल्विन से। ध्यान रहे, कुछ लोग तापमान को जानते हैं सिर्फ डिग्री सेल्सियस के लेकर, या जानते हैं फ़ारेनहाइट को लेकर। लेकिन ध्यान रहे, जब भी एसआई पद्धति की बात होगी, आपका टेम्परेचर काम आएगा केल्विन। जो डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, उसको मत करके आ जाना एग्जाम में। ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी अगर एसआई पद्धति में तापमान की बात की जाएगी, टेम्परेचर की बात की जाएगी, तो आपको केल्विन लेना है। जो डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, उसको मत लेना। ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ मीटर लिया है, किलोमीटर नहीं लिया, इस तरह से हमें केल्विन लेना है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट या रोमर नहीं लेना है। ठीक है। तापमान हो चुका है, टेम्परेचर हो चुका है। उसके बाद में आता है विद्युत धारा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। क्या मात्रक होता है, एम्पियर। फिर छठा है उसके बाद में, उसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, या मैं कहूं प्रकाश की तीव्रता, या कह सकते हैं ज्योति तीव्रता। इंग्लिश में बोलोगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हालांकि ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, हो सकता है अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा हो। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंकेला। ठीक है, सी डी। ठीक है, कैंकेला हो गया इसका मात्रक। ठीक है। उसके बाद में आता है सातवां, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है। मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल।
मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि हम एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। हमारे पास चार तरह की पद्धतियां हैं चीजों को फॉलो करने की। बताया एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। कहाँ कहाँ यूज होती है आपको बता दिया मैं। फ्रांस में होती है, ब्रिटेन में होती है। एक आती है एसआई पद्धति कि सारे जो देश हैं इंटरनेशनल मार्केट अच्छे से चल सके, उसके लिए एसआई पद्धति बनाई गई है। ठीक है। इसमें आपके कुल 9 यूनिट होती हैं। 7 यूनिट मत करके आना, 9 यूनिट होती हैं। बताऊंगा दो और कौन सी हैं। 9 यूनिट होती हैं एसआई पद्धति में। ठीक है। इसमें भी दो तरह के पैरामीटर हैं। एक है मूल मात्रक। ठीक है। मूल मात्रक है, उसमें आपके 7 यूनिट हैं। कोई पूछे मूल मात्रक में कितने मात्रक हैं तो आंसर जाएगा 7। कोई पूछेगा एसआई पद्धति में कितने मात्रक हैं तो आंसर जाएगा 9। आप समझ गए होंगे। ठीक है। यह तो अपने हो गए आपके फंडामेंटल यूनिट, या मैं कहूं मूल मात्रक। ठीक है। दूसरा जो मात्रक होता है इसी का ही, उसको बोलते हैं पूरक या संपूरक मात्रक। पूरक या संपूरक मात्रक। ठीक है। ये आपके दो होते हैं। बताया था ना मैंने आपको, 7 तो मूल मात्रक हो गए, तो दो कौन से बच गए? दो अब आएंगे। एक होता है कोण या समतल कोण, प्लेन एंगल। कोण या समतल कोण हो गया। ठीक है। उसका मात्रक होता है रेडियन। आप पढ़ते हो कई बार ज्योमेट्री में। ठीक है। रेडियन, इसका मात्रक हो गया RAD, रेडियन। ठीक है। दूसरा होता है ठोस कोण, इसको कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SR। अब मैंने आपको बताया है, क्या क्या बताया, फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको मैं। हमने देखा हमारे पास चीजों को मापने का तरीका होता है। 4 यूनिट होती हैं, 4 सिस्टम होते हैं, सॉरी 4 सिस्टम होते हैं। MPS देखा, FPS देखा, CGS देखा। अब देखोगे कहाँ कहाँ की कौन सी पद्धति है। एक जो पद्धति है, एक जो सिस्टम है, उसको कहते हैं SI सिस्टम। उसमें 9 यूनिट होती है। दो पार्ट हैं, फंडामेंटल और पूरक या संपूरक। जो फंडामेंटल है या मैं कहूँ मूल मात्रक है, उसमें आपकी 7 यूनिट होती हैं। लंबाई मीटर हो गया। द्रव्यमान मास अपना किलोग्राम, उसका क्या हो गया? यूनिट हो गई। समय को बोलते हैं टेम्परेचर, सॉरी समय को बोलेंगे टाइम, उसका हो गया सेकंड। तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर, उसका हो गया केल्विन। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं होगा ऐसा पद्धति में। फिर होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसका हो गया एम्पियर। फिर है प्रकाश की तीव्रता, या मैं कहूँ ज्योति तीव्रता, या मैं कहूँ लुमिनस इंटेंसिटी, उसका होता है कैंडेला CD। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसका होता है मोल। दो होते हैं पूरक या संपूरक कोण होते हैं। एक पहले को कहते हैं कोण या समतल कोण, एंगल, वो उसका होता है रेडियन। ठीक है, RAD। दूसरा होता है ठोस कोण, जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल, उसका हो गया स्टेरेडियन, SR। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं था अभी तक। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, अब हमें कौन सी चीज और देखनी है। ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा होगा, एक किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। इन सबको हमें थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता पता होना चाहिए, एक होता है आपका मीटर। सबसे सेंटर में आएगा मीटर। यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ आ गया मीटर, METR। ठीक है। इसको मैंने एक मान लिया है। ठीक है। अब मुझे एक बढ़ते हुए जाना है, एक कम होते हुए जाना है। कैसे? अभी समझ नहीं आएगा, समझाता हूँ। ठीक है। मीटर के बाद में आपको याद करना है डेका और डेसी। डेसी और डेका, इसको आप नोट कर लेना कॉपी में अपनी में ना, इंपॉर्टेंट है। ये आपके मैथ वगैरह में भी कई बार काम ले लिया जाता है। या जैसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, वहां आपके काम आ जाएगा। डेसी और डेका। ठीक है। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। डेका का मतलब होता है 10⁻1 मीटर, 10⁻1 मीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका हेक्टो और सेंटी। सेंटी और
हेक्टो, सेंटी और हेक्टो। हेक्टो का मतलब होता है 10⁻², मीटर, या मैं कहूँ 100 मीटर। और यह होता है आपका 10⁻², -2 मीटर। ठीक है, आपको पता है कि सेंटीमीटर कितना होता है? 1/100 मीटर होता है, या फिर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नॉर्मल सी बात है। डेसी हो गया, सेंटी हो गया। उसके बाद में आएगा मिली। मिली भी आपने कई बार सुना होगा। मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ -3 मीटर। यहाँ आएगा आपका किलोमीटर। किलोमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। इनको नोट डाउन करते हुए जाना, ठीक है। फिर होता है आपका मेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइक्रो। यहाँ हो जाएगा माइक्रो। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। जिसको क्या कहते हैं? साइन कैसा होता है? साइन ऐसा होता है माइक्रो का, है ना। मेगा है। मेगा का साइन ऐसा होता है, बड़ा वाला। बड़ा एम होता है, छोटा एम नहीं होता। छोटा एम किसका होता है? छोटा एम होता है आपका मिलीमीटर का। यहाँ लिख देता हूँ साइन को। छोटा एम होता है मिलीमीटर का, सेंटीमीटर का होता है छोटा सी। और डीसी का मतलब होता है, ये हो गया आपका, ये छोटा वाला डी हो गया, ये साइन होता है आपका डेसी का। और डी ए का मतलब होता है डे का। ठीक है। सॉरी, मैं हेक्टो का आगे लिख दिया। ये हो गया आपका डे का। और हेक्टो का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्टो को लिखते हैं किस चीज से? हेक्टो को आपको लिखा जाएगा एच से। एच। ठीक है। एच। किलोमीटर को कैसे लिखेंगे? किलोमीटर को लिखते हैं बड़े के से, कैपिटल के से। ये तो आपको पता ही है ना। माइक्रो को बताया मैंने आपको। माइक्रो का ऐसा साइन होता है, ठीक है। मेगा को लिख दिया मैंने बड़े एम से, कैपिटल एम से। इसका होता है 10⁻6 मीटर। 6 तक पहुंच चुके हैं। अब आएंगे 9 पर। 9 को बोलते हैं गीगा। 9 को बोलते हैं गीगा। कैपिटल जी, जी से दिखाते हैं इसको। ये हो गया 10⁻9 मीटर। गीगा के बाद में आएगा 12। 12 को बोलेंगे टेरा। टेरा को बोलेंगे 10⁻12 मीटर। ठीक है। टेरा के बाद में आता है पीटा। पीटा को लिखेंगे कैपिटल पी से। इसका होता है 10⁻15 मीटर। पीटा के बाद में आता है एक्सा। एक्सा को लिखते हैं कैपिटल ई से, 10⁻18 मीटर। ठीक है। डीसी लिखा मैंने, स्मॉल डी से दिखाते हैं, 10⁻−1 लिख लिया। सेंटी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया। इसके बाद में आता है नैनो। नैनो आपने सुना होगा कई बार, नैनोमीटर। ये होता है 10⁻−9 मीटर। ठीक है, इसको दिखाते हैं स्मॉल एन से। नैनो के बाद में आता है पिको। पिको। पिको को दिखाते हैं 10⁻−12 से, स्मॉल पी से दिखाते हैं। फेमटो या फर्मी। फेमटो कह दो या कह दो फर्मी कह दो। ठीक है। 10⁻−15 मीटर। इसको दिखाते हैं किससे? स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से। उसके बाद में आता है एको, -18। इसको दिखाते हैं स्मॉल ए से। ये 5 है, 10⁻−15। 10⁻−15। ठीक है। ये किस तरह याद करना है? आपको याद होना चाहिए कि अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लेंथ की। ठीक है, लेंथ की बात की जा रही है। तो मीटर को अपने सेंटर मान लिया। तो डेसी का मतलब होता है 10⁻−1 मीटर। ठीक है। 10⁻−1 मीटर आपका हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में सेंटी हो चुका है 10⁻−2। मिलीमीटर 10⁻−3। माइक्रो -6 होता है, नैनो -9 होता है। ये जो माइक्रो नैनो, ये आपको याद होने चाहिए, और फर्मी याद होना चाहिए, है ना। कई बार काम आएगा आपके। पीको हो गया -12 हो गया। फर्मी हो गया, फेमटो हो गया 10⁻−15। एको हो गया 10⁻18। ठीक है। ऐसी डेका है, हेक्टो है, किलोमीटर है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है। सारे आपको थोड़े याद होने चाहिए, और याद हो भी जाएंगे। एक दो बार देखोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कई बार। जैसे कोई न्यूक्लियर है, कोई नाभिक है, बाहर उसके क्या होगा? एटम होगा। यह कोई एटम है, और यह उसका क्या है? यह उसका न्यूक्लियर है। यह उसका क्या? न्यूक्लियस है। यह उसका नाभिक है। तो पूछता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस क्या होगी, या कभी कभार पूछ लेता है कि एटम की रेडियस क्या होती है। ठीक है। तो याद रखना कि जो एटम है उसकी रेडियस कितनी होती है? उसकी रेडियस होती है 10⁻, सोचो बताओ, -15। ठीक है। 15 तो होती है इसकी, किसकी? नाभिक की त्रिज्या होती है। जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, वो होती है 10⁻−15, जिसको कहते हैं फर्मी। फर्मी। ठीक है। और जो इसकी रेडियस होती है,
इसकी बड़े वाले की एटम की वो होती है 10 की घात -10, जिसको बोल देते हैं एंगस्ट्रॉम। फिर से बताता हूँ इस चीज को मैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, काफी इजी चीज है, आपने पढ़ भी ली होगी कहीं ना कहीं। यह हुआ मेरा एटम और यह हुआ मेरा न्यूक्लियस, नाभिक। एटम को बोलते हैं परमाणु और न्यूक्लियस को बोलते हैं नाभिक। अगर मुझसे पूछेगा कि न्यूक्लियस है या नाभिक की रेडियस है वो कितनी होती है, तो जो न्यूक्लियस है नाभिक की रेडियस होती है वो होती है आपकी 10 की घात -15 मीटर, या मैं कहूं एक फर्मी। ठीक है, यहां से लिख रहा है एक फर्मी हो गया। या कोई पूछेगा कि एटम की रेडियस कितनी होती है, ये हो जाएगी आपकी एक एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगली चीज पे। इतनी हार्ड चीज नहीं है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या चीज याद करनी पड़ रही है, आप याद ना भी करोगे तब भी अपने आप आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, बस आपको एक दो बार और ये चीजें देख लेनी है चलते फिरते। ठीक है, उसके बाद में है, ये देख लेना एक बार, आपने सुना होगा गज, इंग्लिश में कहते हैं यार्ड। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है? एक गज या यार्ड का मतलब होता है 3 फुट। 3 फुट जैसे अपनी हाइट होती है नॉर्मली 6 फुट के आसपास होती है, तो उसका आधा कर लो अंदाज, एक तरह से मन में आप सोच सकते हो कि मेरी हाइट कितनी है, 2 गज के आसपास है, 2 यार्ड्स के आसपास है, तो ऐसे थोड़ा मन में सेट रहेगा। ये पता होना चाहिए, तो नॉर्मल काम भी आता है घर वगैरह में। 1 फुट में कितनी होती है? 12 इंच होती है। ठीक है, 1 फुट में 12 इंच होती है। और 1 इंच में कितने होते हैं? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, ऐसे याद कर लेना है चीज को। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 0.621 माइल होता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 0.621 माइल्स, ऐसे थोड़ा याद कर सकते हो। 0.6 माइल के आसपास होता है 1 किलोमीटर का मतलब। और 1 मीटर का मतलब कितना होता है? 1 मीटर होता है 3.28 फुट। 3.28 फुट हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये भी याद कर लेना, 1 मीटर है 3.28 फुट, तो आपने याद किया। साथ साथ ये भी याद रखना 39.37 इंच होती है, क्योंकि 1 फुट में कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। चाहो तो वहां एग्जाम में गुणा करके बैठ जाना कि 12 36 से, ऐसे आप उसमें लगे रहना निकालने, या आप सीधा भी याद कर सकते हो। याद करने का कोई दिक्कत नहीं है, ये 3.28 तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, फिर सोचना 3 को 3 लिख लेना, 3 का स्क्वायर कर देना 39, फिर ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा 39 के आसपास वाला। ठीक है, ऐसे भी चीजों को याद कर लिया जाता है कि 28 9 37 होते हैं, तो उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, एक आता है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील, ये होता है 1852 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक नॉटिकल मील का मतलब कितना होता है? 1852 मीटर, या मैं कहूं 1.8 मीटर के आसपास। ठीक है, एक मील बताया था मैंने आपको भी कि 1 किलोमीटर में तो होता है 0.621 माइल होता है, मील होते हैं। ठीक है, अगर मान लो उल्टा पूछ ले तो, कि एक मील में कितना होता है? एक मील में होता है 1.609 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक तरह से किलोमीटर आपका छोटा होता है, माइल बड़ा होता है। माइल बड़ा होता है किलोमीटर से, है ना। कितना होता है? 1.6 गुना होता है किलोमीटर का माइल, मील। या फिर कहूँ 5280 फीट होते हैं, या 1760 गज होते हैं। अभी इन सबको याद मत करना, अभी पहले एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो अपना। ये सब चीजें बात की हैं, बस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो इनको, जिसे कभी काम पड़े तो तुरंत निकाल सको। एक इसको याद कर लेना, एक घन फुट होता है 28.316 लीटर। ये वॉल्यूम या फिर कहूँ आयतन की इकाई है। अभी आप ज्यादा याद मत करना, अभी बस इनको एक बार देख लेना कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें मैंने बताई थी कभी। ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और थोड़ा भूलने के काम करना शुरू कर दोगे। अभी याद मत करना इनको, अभी बस वो चीज याद करना कि तुम्हें बताया था मैंने कि कौन कौन सी बताई थी, एफपीएस है, एमकेएस है, सीजीएस है, एसआई पद्धति, उनको भी याद करते रहना, है ना। उसके बाद में है अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी पड़ेगी और करनी है, आपने पहले पढ़ी भी होंगी। ठीक है, लेंथ की कुछ यूनिट और होती हैं, मैं देखी थी अभी, मीटर वगैरह देखी थी, मीटर किलोमीटर ये चीजें याद की, सेंटीमीटर वगैरह देखी थी। कुछ और होती हैं, ठीक है, यूनिट होती हैं। जब मैं कहूँ यूनिट्स ऑफ लेंथ, कुछ लेंथ की यूनिट और होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी?
जैसे एक होती है आपकी प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। कोई पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, उनमें से कोई सा भी एक दे दिया जाएगा। तो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर बोलते हैं। इसका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब सोच सकते हो थोड़ा सा कि 10⁻16 के आसपास होता है मीटर में, है ना। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो गया है। ठीक है, फिर है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, है ना। यह होती है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, और जो सन है, सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी डिस्टेंस है, वो होती है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। ठीक है, यह आपकी होती है कितनी, 1.495 इंटू 10⁻12 मीटर। इसको पूरा याद मत करना, इसका अप्रोक्स याद कर लेना, 1.5 गुना 10⁻11 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपकी कितनी थी, 9.46 इंटू 10⁻15। इसको भी आप सुनो, यहाँ पर भी 10 मान लेना, तो ये आपकी पावर 6 कितनी हो जाएगी, 16 पावर हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा देख लेना कि दोनों में 10⁻5 का अंतर है, थोड़ा दिमाग में सेट करने के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो वहां चीजें याद हो जाएंगी आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हो सकता है नहीं आए, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन हो गया है, पारसेक। यह क्वेश्चन पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, वो है पारसेक। पारसेक इज द लार्जेस्ट पैरामीटर, मैं कहूँ यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ लेंथ। ठीक है, पारसेक है। इसका कितना होता है, यह होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, या कहूँ 3.26 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है, लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स होता है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है किसका, दूरी का, लेंथ का। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में अब चलते हैं द्रव्यमान पर, मास पर, क्योंकि हमने लेंथ की कई सारी बातें कर ली हैं, काफी सारी बातें कर ली कि आपको सारी बातें याद नहीं रखनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फिर है द्रव्यमान, या मैं कहूँ मास। ठीक है, नॉर्मल सी बात वही, 1 किलोग्राम, आपको पता है ये 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, आपको पता है ये चीज का। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, 1 पाउंड, ये नहीं पता आपको, एक जो पाउंड होता है, पौंड होता है, उसका मीनिंग होता है 453.592 ग्राम। अब ये पूरा आपको याद नहीं करना है, आपको थोड़ा अप्रोक्स, थोड़ा माइंड में सेट लेके चलना है कि जो 1 पॉइंट होता है वो आधे किलो के बराबर होता है ना। चीजों को ऐसे याद किया जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा जो जो अपना आंकड़ा है, डेटा है, उसको याद करने बैठ जाओ दिमाग में, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो 1 पाउंड होता है वो आधे किलो के बराबर होता है। जैसे मतलब समझ सकते हो, 1 ग्राम हो गया, 500 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। ग्राम को ग्राम बोलते हैं, आधे की जो 500 ग्राम को बोलेंगे पौंड, फिर हो गया किलो। मतलब पहले ग्राम, फिर पौंड, फिर किलोग्राम, ऐसी चीजों को याद किया जाता है। ठीक है, 1 पॉइंट मतलब आधा किलो के बराबर रहेगा। एक क्विंटल है, एक क्विंटल होता है कितना, ये होता है आपका 100 किलोग्राम। ठीक है, एक क्विंटल कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम। एक टन होता है, ठीक है, एक टन हो जाएगा 1000 किलोग्राम। बेसिकली 1014 होता है, पर आपको 1000 से याद कर लेना है कि एक टन हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ठीक है, या मैं कहूं कितना हो जाएगा, 10 क्विंटल। ठीक है, और एक मन, आप मन भी याद कर लो हाथ की हाथ, एक मन होता है 40 किलो। ठीक है, मैंने एक चीज बताई आपको, मास में, द्रव्यमान में मैंने बताया, पहली बात तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सभी को पता है। मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं, सभी को पता है। फिर आपको याद करना है पौंड। पौंड होता है आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है एक क्विंटल कितना होता है, तो जो क्विंटल है वो हो जाएगा 100 किलोग्राम। एक टन कितना हो जाएगा, ये 1000 किलोग्राम, या मैं कहूँ कि 10 क्विंटल के बराबर हो जाएगा। 10 क्विंटल के बराबर हो जाएगा एक टन, मतलब पहले आएगा आपका किलो, ठीक है, फिर आएगा आपका क्विंटल, फिर आएगा आपका टन। और एक मन है, मन में होता है 40 किलो। ठीक है,
एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एक औंस, कोई पूछ सकता है कि औंस किसका मात्रक है। औंस मात्रक होता है द्रव्यमान का। कोई पूछ सकता है कि औंस किसकी यूनिट है, वो है मास की। ठीक है, इसका मतलब होता है कितना, 28.35 ग्राम। ठीक है, और ये भी याद होना चाहिए कि एक जो औंस है, या मैं कहूं एक पाउंड है, वो बराबर होता है 16 औंस के। ठीक है, एक जो पाउंड है वो बराबर होता है 16 औंस के। ठीक है, और एक औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो यहां से। तो एक औंस है 28.35 आपका ग्राम हो गया। ठीक है, मैंने बात कर ली किसकी, लेंथ की बात कर ली, मैंने बात कर ली मास की। अब मुझे बात करनी पड़ेगी किसकी, टाइम की। बन सॉरी, मुझे बात करनी पड़ेगी टाइम की। तो टाइम का फिक्स होता ही है, सेकंड हो गया, आपका क्या होता है, आवर हो गया, घंटा हो गया, और आपका तीसरी चीज क्या होती है, मिनट हो गई। ठीक है, अब हमें बात करनी है टेम्परेचर की, मतलब तापमान की। अब हमें बात करनी पड़ेगी तापमान की, या मैं कहूँ टेम्परेचर की। आपको पढ़ने मजा आ रहा है, और मजा नहीं आ रहा तो आपको पढ़ना तो पड़ेंगी चीजें, मजा आए या नहीं आए। ठीक है, और धीरे धीरे चीजें काफी मजे होती चली जाएंगी। ये थोड़ा सा ही, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा याद करने का है। आगे जो भी और चीजें आएंगी वो आपको सिर्फ समझने की हैं, या थोड़ी थोड़ी हैं। ठीक है, टेम्परेचर या मैं कहूँ तापमान, इसकी भी एक तरह से चार इकाई होती हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा सेल्सियस, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरा होता है फारेनहाइट। दूसरा होता है फारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन। ठीक है, और फोर्थ होता है रोमर। कई बार इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, आपको जो बताऊंगा वो याद होना चाहिए। ठीक है, वोकेबलरी की बात ये होती है, सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है, उसका तापमान वेरी करता है 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपको पता भी होगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कमेंट करना। ठीक है, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है। ठीक है, तो जो सेल्सियस पैमाना है, सेल्सियस पैरामीटर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करेगा या बदलेगा। फारेनहाइट है, फारेनहाइट जाता है 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट तक। इनके बीच में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। आप कमेंट में बताना कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फारेनहाइट में कितना होता है। भले गूगल कर लेना, लेकिन बताना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। केल्विन, केल्विन है, वो होता है 273 से 373 केल्विन। रोमर है, रोमर होता है 0 डिग्री रोमर से 80 डिग्री रोमर। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने सबके आगे डिग्री डिग्री लगाया, लेकिन केल्विन के आगे नहीं लगाया। तो याद रखना, केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगती है। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, तो एक केल्विन का मतलब होता है 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में वैल्यू बदलवाने को बोलेगा, और पेपर काफी आसान आ गया तो नॉर्मल ये क्वेश्चन भी दे देगा कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। पेपर आपका कैसा भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि 273 जोड़ना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में केल्विन निकालने के लिए। तापमान टेम्परेचर के चार तरह की चीजें हैं, डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है, रोमर है। हम किसी में भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, चाहे बॉडी का निकलवाओ, चाहे रूम का निकलवाओ, किसी का भी निकलवाओ, गाय भैंस किसी का भी निकलवाओ, हम निकाल देंगे। फिर है डिग्री सेल्सियस है, ये वेरी करता है 0 से 100। आपको बोला है मैंने, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करोगे कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। फारेनहाइट में भी कमेंट करोगे कि फारेनहाइट में हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, भले गूगल कर लेना। केल्विन है, वो इतने से इतने वेरी करता है। रोमर है, वो 0 से 80 वेरी करता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला से पहले देख लेता हूं मैं कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। आपको मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस है, वो वेरी करता है कितने से, 0 से 100। 0 से 100 वेरी करेगा, यहाँ लिख देता हूँ 0 से 100। तो C-0/100, मतलब यहाँ बात हो रही है डिग्री सेल्सियस की, माइनस जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, वो लिख लिया। भाग में देना है इन दोनों के बीच का अंतर, कि
कितना दोनों में गैप जा रहा है। आपको यह याद नहीं करना है, आपको बता रहा हूं सिर्फ मैं कि किस तरह निकालते हैं। ठीक है। फ़ारेनहाइट में होता है कितना, 32 से 212, 32 से 212, 32 से 212। ठीक है। तो एफ माइनस 32 अपॉन में 212 में से 32 घटाओगे तो 180 आएगा। ठीक है। फिर है आपका कौन सा, केल्विन। केल्विन कहां से कहां जाता है, 273 से 373 जाता है। बताया था ना, आप सेल्सियस में 100 273 जोड़ दिया करो। यहाँ जोड़ा आपने 273, यह बन गया, यह जोड़ा तो 373 बन गया। स्टार्टिंग पॉइंट 273, इन दोनों का गैप 100 आ गया। फिर है रोमर। रोमर जाता है 0 से 80 के बीच में। तो रोमर स्टार्टिंग पॉइंट 0, इन दोनों का गैप 80। इनको कैंसिल करोगे, 20 पंजे 100, 20 नाम 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो फॉर्मूला है C/5 F माइनस 32/9। फिर से लिखता हूँ सही से, क्योंकि आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। बाकी ये ऊपर का मत करना नोट डाउन, चाहो तो पर इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना कॉपी में। K-273 अपॉन में 5R/4। ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कि इतने सेल्सियस को आप रोमन में चेंज कीजिए या इतने फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज कीजिए। यहाँ जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि -40 डिग्री सेल्सियस पर, -डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, है ना। लैंग्वेज अपने हिसाब से बना लेना आप, कुछ भी, चाहे इंग्लिश वाले हो जो भी हो, कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, चेंज कीजिए। तो किस तरह करूंगा, मुझे सी की जगह लिखना पड़ेगा -40, भाग दूंगा 5 का। अब मुझे फ़ारेनहाइट में बदलना है तो मुझे केल्विन रोमर से कोई मतलब नहीं, इनको मैं हटा दूंगा यहाँ से। मुझे लिखना है सिर्फ F माइनस 32 9। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -360 बराबर में 5F माइनस में, सॉरी इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि 5 से 8 बार भाग गया तो हो गया -72 बराबर में F माइनस 32। F यहीं रहा, उसको वहां ले गया तो ये हो गया -40। ये ऐसे निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व करवाया था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर होते हैं। आंसर जाएगा कितने पर, -40 डिग्री पर। कि -40 डिग्री सेल्सियस पर जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दोनों बराबर होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर वैसे भी आपसे कोई बोलेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूल मत जाना और आप भूलोगे भी नहीं। थोड़ी सी आप देख लेना एक बार, है ना, दिमाग में सेट कर लेना किस तरह निकालते हैं, भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, मजा आ रहा है अब तो थोड़ा थोड़ा, और मजा आएगा अभी धीरे धीरे, है ना। उसके बाद में अब चीजें आती हैं कौन सी, ये वाली। अपन बात करते हैं थोड़ी सी एरिया के बारे में। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पता है आपको, हेक्टेयर होता है। कई बार यहाँ से मैथ में भी पूछ लिया जाता है एक हेक्टेयर के बारे में। इसका मतलब होता है 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। आप साथ ही साथ याद रखना, एक होता है विस्ता। ये किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की। मैं लिखा नहीं रहा कि ये कितना होता है, हालांकि लिखाते हैं बहुत से लोग, कोई जरूरी नहीं है, अभी मत लिखना। आपको सिर्फ याद कर लो कि विस्ता होती है वो अपनी एरिया या क्षेत्रफल की यूनिट होती है। एकड़ ये सभी को पता ही होती है, अपन सब लोग गांवों के लोग हैं, कि एकड़ है वो भी एरिया की यूनिट है। अपन देखते हैं ना कि हमारा जो खेत है इतने एकड़ में फैला हुआ है, हमारी जमीन है, हमारा कॉलेज है, इतने एकड़ में फैला हुआ है। वैसे इसका मतलब क्या होता है, 4840 वर्ग गज। ठीक है। उसके अलावा ये भी देख सकते हो कि जो एक हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर होता है, यह होता है 2.47, याद मत करना, आप याद कर लो 2.50 या ढाई। यह 2.5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, 2.5 एकड़ के बराबर होता है क्या, एक हेक्टेयर। मतलब हेक्टेयर कैसा हो गया, हेक्टेयर हो गया 2.5 एकड़ के बराबर। ठीक है। हेक्टेयर हो गया 2.5 एकड़ के बराबर। ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं हम किसको, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। थोड़ा थोड़ा हमें हर चीज के बारे में देखना है, जिससे कोई बुरा नहीं मान जाए कि हमें देखा ही नहीं इसने। ठीक है। सबको देखना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा देखो पर सबको देखो।
फिर है वॉल्यूम, आयतन। याद होना चाहिए गैलन है वो किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, वो है आयतन की। याद होना चाहिए बैरल, एग्जाम में पूछा भी है रेलवे ने कि एक बैरल में कितने होते हैं, 159 लीटर होते हैं। ये एग्जाम में आया है पहले, है ना, इसलिए याद होना चाहिए कि एक बैरल है उसमें 159 एक जो लीटर है वो होने चाहिए। 159 लीटर बैरल में होने चाहिए। ठीक है, एक बैरल में 159 लीटर होने चाहिए। गैलन का भी लिखा नहीं रहा हूं मैं आपको कि कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल ही आएगा। वैसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि जो आपका गैलन होता है, ठीक है, गैलन के दो तरह के पैरामीटर, मतलब एक तरह से दो मेजरमेंट होते हैं। अगर हम अपनी यूके पद्धति की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वो होता है 4.54 लीटर। ठीक है, और अगर यूएस की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो होता है 3.785 लीटर। अगर एग्जाम में कोई एक आए तो आप करके आ ही जाओगे, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों आते हैं तो आप इसको मानोगे, किसको, 4.54 लीटर वाले को। ठीक है, ठीक है, 4.54 लीटर वाले को फॉलो करो, क्योंकि आईटीआई की जो बुक चलती है उसमें यही दिया हुआ है। 4.54 लीटर को आप फॉलो करोगे अगर यूके की बात करोगे। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, लेकिन यह याद होना चाहिए कि बैरल में 159 लीटर होना चाहिए, होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है, अब थोड़ी चीज देख लेते हैं, अब 2-5 मिनट की चीजें और बची हुई हैं। ठीक है, एग्जाम में आती तो नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लो अपने मस्ती मजाक के लिए, नॉर्मल अपने बोलने करने में भी काम आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा एक सिल्वर जुबली होती बड़ा फैशन बना हुआ है ना, सिल्वर जुबली, चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ, सिल्वर जुबली। ठीक है, यह कितने सालों में मनाई जाती है, यह मनाई जाती है आपकी 25 सालों बाद। ठीक है, 25 सालों बाद में आपकी सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। फिर होती है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली मनाई जाती है आपकी 50 साल बाद। अगर आपकी शादी होगी तो जो आपकी 25वीं शादी की सालगिरह है वो कहलाएगी सिल्वर जुबली। 50वीं साल आपकी शादी को हो चुके होंगे तो उसको मनाई जाएगी गोल्डन जुबली। इसके बाद में और आती है, पर लोगों ने बस दो ही सुनी होती है ज्यादातर ये। उसके बाद में आती है डायमंड, हीरा, डायमंड। डायमंड जुबली होती है, वो होती है 60 साल की, जो अपनी 60वीं शादी की सालगिरह मना रहा है। अब तो मुश्किल ही कहाँ कोई बना पाता होगा। फिर एक और होती है, वो है प्लेटिनम। ये होती है 75 ईयर्स। याद कर लेना, नॉर्मल सा, इतना हार्ड भी नहीं है कि पहले आया सिल्वर, फिर आया गोल्डन, फिर आ गया डायमंड, हीरा, फिर आ गया प्लेटिनम। 75। एक ये भी याद कर लेना लगे हाथ, एक फोर्क नाइट। पूछ लेता है कि एक फोर्क नाइट में कितने दिन होते हैं, इसमें होते हैं 15 गेज, 15 गेज होते हैं। ठीक है, एक फोर्क नाइट में 15 गेज होते हैं। ऐसे याद कर सकते हो कि नाइट की बात हो रही है तो हम रात रात को बाहर निकाल देंगे तो दिन बच गए 15 दिन, ऐसे याद कर सकते हो माइंड में याद करने के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। इसके अलावा दो चीज और देख लो, हालांकि यहाँ इनका कोई काम नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में कहीं भी पूछ लेगा। एक होता है ताप नियतांक, एक होता है ताप नियतांक, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ताप नियतांक, उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन, ठीक है, नियतांक। हम सब लोगों ने पढ़ा है साइंस में ना, साइंस में जीके में जीएस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये। तो बोल्ट्जमैन को जो नियतांक है, ताप नियतांक को कहते हैं। इसका हमें वैल्यू है पता होनी चाहिए, एग्जाम पूछ ली जाती है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। ये केल्विन है, ध्यान रखना, कहीं इसको कुछ और कुछ मान लो आप, केल्विन मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, ठीक है, मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, याद याद होना चाहिए। एक ये भी याद कर लेना कि पानी होता है, वाटर है, उसका घनत्व या मैं कहूँ डेंसिटी, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी याद होनी चाहिए, अभी याद नहीं होगी तो अभी आने वाले जो भी अपना और चैप्टर बचे हुए हैं वहां ये काम आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा फिर, कि पानी का घनत्व है वो कितना होता है, पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको समझ आया। ठीक है, अब
तो ये हमारा आज का वीडियो थी, लेसन था आपके लिए। हमारा चैप्टर था यूनिट और मेजरमेंट है, उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है। हम बिल्कुल भी चीजों को लंबा लंबा नहीं खींचेंगे कि जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी। हम पढ़ेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, जो एग्जाम में आएगा या जो एग्जाम में आया हुआ है। चीजें आपको समझ भी आएंगी और आप चीजों को कम टाइम में अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारा है पढ़ने को, लेकिन चीजें हमें वही पढ़नी है जो एग्जाम में आती हो। ठीक है। हमको हमारा सिलेक्शन से मतलब है, हमको सिर्फ एग्जाम में पास होना है। हमको मतलब नहीं है कि नॉलेज गेन करने से। ठीक, हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अच्छी वैकेंसी है, मौका बार बार नहीं आएगा। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।